अरुण और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास में हम हिंदी का थर्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और यह हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है यह यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि च छ ज झ य का उच्चारण होता है। ठीक है, हमको बताना है कि च छ ज झ य का उच्चारण कहाँ से होता है। तो ऑप्शन है ओष्ठ से, ऑप्शन बी है दंत से, ऑप्शन सी है तालु से और ऑप्शन डी है मुर्दा से। तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण होता है तालु से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है वो हमको बताना है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि, गुण संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा होता है यण संधि। और पांचवा होता है अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, ये क्या है सब? ये सब स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। बात करें कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि संधि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो होता है स्वर संधि और सॉरी बात करते हैं, ये जानते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संधि संधि के प्रकार जानते हैं। संधि के प्रकार, तो संधि कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन ए पक्ष, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है साई और ऑप्शन डी है राजा। तो कौन इसमें तत्सम नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें तत्सम? तो इसमें क्या होगा? साई क्या है? ये तत्सम नहीं है। यह क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तद्भव कौन सा है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन है पंख, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी है कार्य और ऑप्शन डी है आज्ञा। तो इसमें तद्भव कौन सा है? तो इसमें तद्भव होगा पंख। क्या है? यह तद्भव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विष्णु का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी है चक्रपाणी, ऑप्शन सी है दामोदर और ऑप्शन डी है मुक्त पुरुष। तो विष्णु का पर्यायवाची कौन नहीं है हमको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें विष्णु का पर्यायवाची? तो इसमें विष्णु का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो केशव क्या है? केशव विष्णु का पर्यायवाची है। चक्रपाणी ये भी विष्णु का पर्यायवाची है। दामोदर ये भी विष्णु का है। मुक्त पुरुष ये क्या है? विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो हमको क्या बताना है कि कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मृग नयन में समास है। ठीक है, मृग नयन में समास हमको बताना है कि मृग नयन में समास कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है ऑप्शन ऑप्शन सी है तत्पुरुष और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। ठीक है, तो मृग नयन में कौन सा समास होगा? तो मृग नयन में होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निष्कलुष का विलोम शब्द है। निष्कलुष का विलोम शब्द है। निष्कलुष का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है कुख्यात, ऑप्शन बी है कृतघ्न, ऑप्शन सी है कलुष और ऑप्शन डी है कटुआ। तो
निष्कलुष का विलोम क्या होगा? तो निष्कलुष का विलोम होगा कलुष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ बताइए। ठीक है, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है अज्ञान ज्ञानी, ऑप्शन बी है ज्ञानी पढ़ना, ऑप्शन सी है जानकार ना जानकार, और ऑप्शन डी है अगम्य गम्य। तो अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? तो अभिज्ञ शब्द का अर्थ क्या होगा? तो अभिज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानकार, जानकार। और अनभिज्ञ क्या होगा? तो ये होगा ना जानकार, या अनभिज्ञ यानी कुछ कुछ नहीं जानने वाला, अनभिज्ञ यानी नहीं जानने वाला। ठीक है, तो न यह क्या होगा? ना जानकार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, जो आंखों के सामने हो उसके लिए हमको एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन है सामाजिक, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है सुलभ, और ऑप्शन डी है प्रियतम। तो जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा प्रत्यक्ष, मतलब जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द प्रत्यक्ष होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। होते हैं, चलिए इनको जानते हैं हम। तो पहला होता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा होता है विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि वाचक वाक्य। पांचवा होता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। छठा होता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। और आठवां होता है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, ये होते हैं क्या है कि अर्थ के आधार पे कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 कौन कौन से? तो पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा होता है विस्मयादि वाचक वाक्य, और पांचवा होता है आज्ञावाचक वाक्य, और छठा होता है संदेहवाचक वाक्य। और एक और छूट गया, 7 नंबर यहाँ पे छूट गया, इसको हम 7 बना देते हैं। आठवां होता है एक इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए यह एक गंभीर समस्या है, ऑप्शन बी है मुझे बड़ी भूख लगी है, ऑप्शन सी है मैंने राम से पूछा, ऑप्शन डी है वह घर गया। तो इसमें हमको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें अशुद्ध क्या होगा? तो ये है कि मुझे बड़ी भूख लगी है, यहाँ पे बड़ी नहीं होगा, मुझे बहुत भूख लगी है यहाँ पे होगा। तो यह क्या है? अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग हमको बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। तो ऑप्शन है अंधेरे, ऑप्शन बी है नकेल, ऑप्शन सी है मुडेर, और ऑप्शन डी है बटेर। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा हमको बताना है। तो यहाँ पे पुल्लिंग क्या होगा? यहाँ पे पुल्लिंग होगा अंधेर। ऑप्शन नंबर ए क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है वो बताना है। तो ऑप्शन है अल्प विराम, ऑप्शन बी है अर्ध विराम, ऑप्शन सी है योजक चिन्ह, और ऑप्शन डी है उद्धरण चिन्ह। तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो यह योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। ठीक है, सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। तो ऑप्शन है आंख दिखाना,
ऑप्शन बी है कान खोलना, ऑप्शन सी है ओठ चबाना और ऑप्शन डी है खून पीना। तो सावधान करना, इस के अर्थ में मुहावरा हमको बताना है। तो कौन क्या होगा, तो ये होगा कान खोलना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। ठीक है, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति बताना है। तो ऑप्शन है मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऑप्शन बी है मार मार कर हकीम बनाना, ऑप्शन सी है पराये धन पर लक्ष्मी नारायण और ऑप्शन डी है मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, तो हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति बताना है। तो क्या होगा, तो इसका होगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है कौरवी और ऑप्शन डी है मैथिली। कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यह बोली जाती है भोजपुरी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनीय हमको बताना है कि वर्तनीय रूप से इसमें शुद्ध कौन है। तो हमको बताना है कि इसमें ऋषि क्या है, ऋषि वर्तनीय रूप से कौन शुद्ध लिखा हुआ है। तो कौन ऋषि कैसे लिखा जाता है वर्तनीय रूप से शुद्ध, तो ऋषि इसमें होगा री और इसमें छोटी की मात्रा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी हमको बताना है कि कौन सी कहानी है। तो ऑप्शन है प्लेग की चुड़ैल, ऑप्शन बी है पंडित और पंडितानी, ऑप्शन सी है इंदुमती और ऑप्शन डी है 11 वर्ष का समय। तो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित हमको कहानी बतानी है। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, तो ये होगा इंदुमती क्या है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन विदेशी नहीं है। तो ऑप्शन ए कमर, ऑप्शन बी है कमरा, ऑप्शन सी है कमेटी और ऑप्शन डी है कान। तो इसमें विदेशी शब्द कौन नहीं है हमको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें, तो कान क्या है, ये विदेशी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है मंत्रणा, ऑप्शन बी है सभा, ऑप्शन सी है मंडली और ऑप्शन डी है न्याय। तो इसमें पुल्लिंग बताना है। तो पुल्लिंग इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा पुल्लिंग, न्याय इसमें क्या होगा पुल्लिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन ए, तो सबसे पहले जानते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो हमको बताना है कि इसमें कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। ऑप्शन बी है 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, ऑप्शन सी है सैकड़ों लोग मारे गए और ऑप्शन डी है चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो इसमें हमको बताना है कौन निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो कौन इसमें नहीं होगा, तो इसमें होगा हमारा क्या है कि ऑप्शन ए में क्या है 2 मीटर कपड़ा। यहाँ पे संख्या निश्चित है कितनी, 2 मीटर कपड़ा यहाँ पे ये संख्या को निश्चित बता रहा है। यहाँ पे 1 किलो आम, यानी यहाँ पे भी 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, यानी यहाँ जो संख्या है यानी 1 किलो ही आम ले आना। और ऊपर वाले में पहले वाले में 2 मीटर, और यहाँ पे सैकड़ों लिखा है, सैकड़ों यानी कितने भी हो सकते हैं सैकड़ों, और सैकड़ों में ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ संख्या निश्चित नहीं है, एक निश्चित संख्या नहीं दी गया है कि 200 300 या 110 100 ऐसे कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है। और यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन डी में चाहे 50 ग्राम, यहाँ पे भी संख्या निश्चित है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ बताना है कि पुष्कर का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है नदी का नाम, ऑप्शन बी है मूसक, ऑप्शन सी है ट्रेन का नाम और ऑप्शन डी है सरोवर। पुष्कर का अर्थ क्या होगा, पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन हमको बताना है। तो ऑप्शन है मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन बी है मैंने आम लिए हैं और ऑप्शन डी हमने आम ले लिए हैं और ऑप्शन डी हमने आम ले लिया है। तो इसका बहुवचन क्या होगा,
हमको बताना है। तो इसका बहुवचन क्या होगा, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन, तो इसका होगा मैंने आम ले लिए हैं, यह उसका क्या होगा, बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जटिल का अर्थ बताइए, ठीक है, जटिल का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है व्यर्थ, ऑप्शन बी है पेचीदा, ऑप्शन सी है असंभव और ऑप्शन डी है गंदा। तो जटिल का अर्थ क्या होगा, तो जटिल का अर्थ होगा पेचीदा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, ठीक है, सही वाक्य हमको बताना है। ऑप्शन ए है मैंने आपसे प्रणाम किया था, ऑप्शन बी है मैं आपको प्रणाम किया हूँ, ऑप्शन सी है मैंने आपको प्रणाम किया था और ऑप्शन डी है मैं आपको प्रणाम किया था। तो इसमें सही वाक्य बताना है। तो इसमें सही वाक्य क्या होगा, तो इसमें सही वाक्य होगा मैंने आपको प्रणाम किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए, ठीक है, गाढ़ा शब्द का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए है पतला, ऑप्शन बी है सुख, ऑप्शन सी है गड्ढा और ऑप्शन डी है ढीठ। तो गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा, तो गाढ़ा शब्द का विलोम होता है पतला। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है जिंदगी नामा के लेखक कौन है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी है कैफी आजमी और ऑप्शन डी है कालिदास। जिंदगी नामा के लेखक कौन है, तो जिंदगी नामा के लेखक हैं कृष्णा सोबती जी। ये क्या है, कृष्णा सोबती यह क्या है, जिंदगी नामा के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन, अगला है यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु, यहाँ पे खाली स्थान है, ये पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग किया था। तो यहाँ पे खाली स्थान पे भरना है कि क्या भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और छूट गया है, इसको भी हम कर देते हैं। शिवलिंग के बाद यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है, शिवलिंग के बाद भी खाली स्थान है, तो यहाँ पे भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा। तो क्या है कि यह कथन उस समय यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु सेतु क्या है, सेतु का क्या किया था, तो सेतु का निर्माण किया था, ठीक है, सेतु का निर्माण ये पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग क्या किया था, शिवलिंग की स्थापना यानी शिवलिंग स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है मिलजुल मन किसकी रचना है, मिलजुल मन किसकी रचना है। तो ऑप्शन है नासिरा शर्मा, ऑप्शन बी है चित्रा मुगदल, ऑप्शन सी है ममता कालिया और ऑप्शन डी है मृदुला गर्ग। तो मिलजुल मन किसकी रचना है, तो यह है मृदुला गर्ग की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, स्त्रीलिंग शब्द का हमको चयन करना है। तो ऑप्शन ए है राजन, ऑप्शन बी अग्रजा, ऑप्शन सी है छात्र और ऑप्शन डी है सागर। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो इसमें होगा अग्रजा, यह क्या है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, ठीक है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो ऑप्शन ए मोरों के पंख सुंदर होता है, ऑप्शन बी है मोर के पंख सुंदर होते हैं, ऑप्शन सी है मोर का पंख सुंदर होता है और ऑप्शन डी है मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो इसमें होगा मोर के पंख सुंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है ब्रह्मा, यहाँ पे खाली स्थान है, महेश, ये तीनों यहाँ पे भी खाली स्थान है, जगत का संचालन करती हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है, यहाँ पे भरना है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कि ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों यहाँ पे ये तीनों शक्तियाँ, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, शक्तियाँ, ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, सही वाक्य बताना है। तो ऑप्शन ए है ललित को 2 बेटियां हैं, ऑप्शन बी है कर्म ही जीवन की कसौटी है, ऑप्शन सी है डर के मारे चोर दौड़ गया और ऑप्शन डी है परिवर्तन से विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सही वाक्य बताना है। तो इसमें सही वाक्य क्या होगा, तो इसमें होगा परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, यह क्या है, यह सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, ठीक है, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है आपको बताना है। तो ऑप्शन है वाचक, ऑप्शन बी है उपमेय, ऑप्शन सी है साधारण धर्म और ऑप्शन डी है उपमान।
तो यह क्या है? यह उपमा अलंकार का यह उपमान है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है सीआर का गुण स्वभाव, यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे भी खाली स्थान है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पे भरना है, क्या भरा जाएगा? तो सीआर का गुण, सीआर का गुण क्या है? तो सीआर का गुण यहाँ पे धूर्तता है। ठीक है, धूर्तता और चालाकी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। ठीक है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताना है। तो किंचित का तद्भव क्या होगा? तो किंचित का तद्भव होता है कुछ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है यशपाल, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है विष्णु प्रभाकर और ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच के लेखक हैं यशपाल जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है हिंदी वर्तनीय के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। ठीक है, वर्तनीय के आधार पर सही वाक्य हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है तुम इसका दाम देते जाओ, ऑप्शन बी है तुम इसके दाम देते जाओ, ऑप्शन सी है तुम इसका दाम देते जाओ और ऑप्शन ये तुम इसके दाम देते जाओ। तो इसमें सही क्या है? सही वाक्य बताना है। तो इसमें सही वाक्य क्या होगा? ये होगा तुम इसके दाम देते जाओ। ठीक है, तुम इसके दाम देते जाओ। यहाँ पे ये ऑप्शन दो बार हो गया है। ठीक है, चलिए इसको हम सही मान लेते हैं। ये भी क्या है? ये भी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। ठीक है, अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार और ऑप्शन डी उपमा अलंकार। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं उसको हम जानते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो क्या है कि जिस जिस रचना में व्यंजन की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जिस रचना के कारण जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? चलिए इसको जानते हैं हम। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो वहाँ क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, कल्पना कर ली गई हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार किसे कहते हैं? चलिए इसको जानते हैं हम। रूपक अलंकार तो जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर लिया गया हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान
उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर लिया गया हो, कर दिया गया हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, बात करते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो क्या है कि अत्यंत सादृश्यता या सादृश्य के कारण स्वर्थ भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। ठीक है, उप का अर्थ क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए तौलना, ऑप्शन बी ऊपर, ऑप्शन सी बादल और ऑप्शन ए समीप। तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होगा, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होगा, तो ये होगा समीप। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए बड़ा काम करना, ऑप्शन बी गद्दार होना, ऑप्शन सी भाग जाना और ऑप्शन डी कलंकित होना। तो काफूर होना का इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। तो ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह, ऑप्शन बी है गोविंद मिश्र, ऑप्शन सी है मैत्रेय पुष्पा और ऑप्शन डी है दूधनाथ सिंह। तो रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, तो किसका है, तो यह है काशीनाथ सिंह जी का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए बहुत क्रोध करना, ऑप्शन बी बिल्कुल बदल जाना, ऑप्शन सी अत्यंत घमंड होना और ऑप्शन डी लाल और पीला रंग डालना। तो लाल पीला होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका होगा बहुत क्रोध करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। ठीक है, पुल्लिंग शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए तेजस्वी, ऑप्शन बी तपस्विनी, ऑप्शन सी हंसिनी और ऑप्शन ए परोपकारिणी। तो इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो तपस्वी क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ठीक है, वाक्य का काल बताना है। तो ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल और ऑप्शन ए संभाव्य भविष्य काल। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा काल है, तो इसमें है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सामान्य वर्तमान काल, तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, वहाँ क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, वहाँ क्या होता है, या उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, चलिए इसको जानते हैं। तो जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, वहाँ सामान्य काल होता है। जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं। सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है,
और सामान्य भविष्य संभाव्य भविष्य काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देते हैं, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, संभावित भविष्य काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। ठीक है, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए हालक, ऑप्शन बी है जागृत, ऑप्शन सी है गर्मी और ऑप्शन डी है जागृत। तो सुप्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? सुप्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका होगा जागृत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की स्लैश के, यहाँ पे खाली स्थान है, के लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी, और यहाँ पे भी खाली स्थान है, परंपरा रही है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प बताना है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि विज्ञान और, ऑप्शन है नवाचारों आहत, ऑप्शन बी उपलब्धियों अनूठी, ऑप्शन सी है कर्मों आकार अकाय और ऑप्शन डी विजय अभय। तो चलिए पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कौन सा इसमें उचित विकल्प होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की, यहाँ पे क्या होगा? उपलब्धि होगा। उपलब्धियों ठीक है, उपलब्धियों से यहाँ पे से छूट गया है, से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। ठीक है, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों से सही उक्ति का चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए लोकोक्ति, ऑप्शन बी मुहावरा, ऑप्शन सी विशेषण और ऑप्शन ए सर्वनाम। तो क्या होगा? यह होगा लोकोक्ति। तो नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है अध्यापिकाएं शब्द, इस शब्द में वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। ठीक है, सही संधि विच्छेद का किसके आधार पे? वचन के आधार पे। किसका? अध्यापिकाएं का। तो ऑप्शन है अध्यापिकाएं ऑप्शन है अध्यापिका प्लस इकाएं, ऑप्शन बी अध्यापिका प्लस ए और ऑप्शन सी अध्यापिका प्लस ए और ऑप्शन डी अध्यापिका प्लस ए। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें होगा अध्यापिकाएं। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या है? संधि विच्छेद सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ठीक है, सही वाक्य चुनना है। तो ऑप्शन है 3 नगरों के नाम बताइए, ऑप्शन बी 3 नगरों के नाम बताइए, ऑप्शन बी 3 नगर के नाम बताइए, ऑप्शन सी 3 नगरों के नाम बताइए और ऑप्शन डी है 3 नगर का नाम बताइए। तो इसमें सही वाक्य क्या होगा? तो इसमें सही वाक्य होगा 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र
कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी सरस्वती पुरस्कार, ऑप्शन सी मंगला प्रसाद पारितोषिक और ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।